इससे लिए हम भी आज ये सवाल उठा रहे हैं। हमारा आज का विशेष जो इसी से जुड़ा है, जो कहता है संसद में वक्फ संशोधन विधेयक। और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राजीव पांडे जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, साथ ही संदीप त्रिपाठी जो कांग्रेस के लीडर हैं, और विजय त्रिवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय जी, सबसे पहले आपसे टिप्पणी लेना चाहूंगी, क्योंकि जब बात हो वक्फ की, हमने तमाम बातों को सामने रखा कि कैसे संविधान के तहत जो मौलिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार देता है संविधान, उनका भी हनन करता नजर आता है वक्फ। ऐसे में जेपीसी की जब बैठकें हुई तब सुर्खियां बनती चली गई, क्योंकि हमने देखा किस तरीके की व्यवस्था उस समय दिखी। किसी के झगड़े भी सामने आए, किसी के विवाद भी सामने आए, टिप्पणियां भी सामने आई, जो मीडिया में हम लगातार सुनाते भी रहे हैं। इन सबके बाद अब जबकि शीतकालीन सत्र में जेपीसी की रिपोर्ट भी पेश की जानी है और वक्फ विधेयक पर भी सरकार आगे बढ़ती नजर आएगी, आपकी टिप्पणी? देखिए, बिल्कुल आपने तो बहुत स्पष्ट तरीके से और बड़े विस्तार से वक्त को लेकर उसके कंपैरेटिव स्टडी के तौर पर भी आपने बता दिया वक्त को, ट्रस्ट को, और संविधान के जितने धाराएं हैं, अनुच्छेद है, चाहे वो आर्टिकल 25, 26 हो, 14 हो, 15 हो, 300A हो, उन सब का आपने जिक्र किया है। लेकिन आपने पिछले दिनों देखा, जब से ये वक्फ बिल को जेपीसी के पास भेजा गया और उसके बाद जितनी भी बैठक हुई, उसमें उसके वक्फ बिल के सुधार को लेकर, उसमें बदलाव को लेकर मोटे तौर पर जो विपक्षी सांसद है उन्होंने चर्चा नहीं की, सिर्फ हंगामा हुआ है। बल्कि मैं हैरान हूं, मैं 30 साल से, करीबन 35 साल से संसद को देख रहा हूं, किसी जेपीसी की बैठक में बोतल से पानी फेंक देना या बोतल तोड़ देना या इस तरह की जो घटना, जिसको हिंसक भी कह सकते हैं, वो मैंने कभी नहीं देखी। तो वो मुझे बता रहा है कि अब जब ये उसके पास मैंडेट है कि शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन तक वो रिपोर्ट पेश कर दे, तो क्या सदन में इस बात की पहली तो संभावना है कि वो रिपोर्ट आ जाए, फिर वो जाहिर है कि डिसेंट नोट के साथ ही होगी पूरी। तो जब सरकार उस बिल को लाएगी तो क्या विपक्ष उसको स्वीकार करने के लिए या उस पर चर्चा करने के लिए तैयार होगा? क्योंकि आपने इतने स्पष्ट तरीके से बात रखी है, वही बातें सरकार भी रखेगी। तो क्या अभी तक का जो अनुभव मुझे हुआ है जेपीसी का, उसमें इस बिल को लेकर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हंगामा होगा अगर सरकार रखेगी। विपक्ष शायद उसको सुनने के लिए तैयार नहीं। इस पर बहस तो अलग मुद्दा है, बहस तो पार्लियामेंट का काम ही है, बहस हो, उसमें तो बहुत अच्छी बात है। जेपीसी भी इसीलिए बनाई गई थी कि इस पर विस्तार से चर्चा हो। उसमें आपने देखा होगा कि मिनिस्ट्री ने भी, अल्पसंख्यक मंत्रालय ने भी जब रिपोर्ट रखी, उस पर पूरा प्रेजेंटेशन दिया, तो उसको सुनने के लिए लोग तैयार नहीं है। तो क्या विपक्ष इस पूरे मसले पर बहस करने को तैयार है? ये बड़ा मुद्दा होगा। सरकार अपनी राय तो रख देगी, बिल को पास कराना तो अलग मुद्दा है, पहले इसके लिए तैयार हो। और अभी तो बहुत अच्छा मसला है कि संविधान की चर्चा पर विशेष सत्र, मतलब विशेष कार्यक्रम हो रहा है 26 नवंबर को। जो भी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया था, तो संविधान के बहाने भी इस पर चर्चा हो जाए तो बेहतर। संदीप त्रिपाठी जी, वक्फ में हम जानते हैं कि दरअसल 1950 से लेकर अब तक जब संविधान लागू हुआ, उसके बाद से हम देख रहे हैं 100 से ऊपर संशोधन हो चुके हैं। हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकाल में भी तमाम संशोधनों को आगे लाया गया। हमने ये भी देखा कि कैसे कांग्रेस के ही कार्यकाल में वक्फ एक्ट को भी अलग अलग प्रावधान उसमें जोड़े गए, जिनको आज देखो तो लगता है, ये साबित भी किया जा रहा है कि वो सही नहीं है, न्यायोचित नहीं है। इस बात की भावना एक आम व्यक्ति भी समझ रहा है और महसूस कर रहा है। इस बार जब हमने तमाम मुद्दे आपके सामने रखे हैं कि किस तरीके से मौलिक अधिकारों का हनन तो कोई ना करे ना, ये तो सरकार का दायित्व और राजनीतिक पार्टी के तौर पर आपका भी दायित्व बनता है, सभी सांसदों का भी दायित्व बनता है जब वो संसद में बैठते हैं और चर्चा करते हैं। क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि हमने आज जो पॉइंट्स रखे हैं, क्या आपको लगता है कि इनको देखने के बाद इन मौलिक अधिकारों का हनन वक्फ बोर्ड करता अगर नजर आ रहा है तो कांग्रेस को भी सोचना चाहिए? क्या कांग्रेस तैयार है संसद में बात सुनने के लिए? ममता जी, बड़ी विनम्रता के साथ एक आग्रह है कि जैसे मैंने आपको सुना, आपका सवाल सुना, जवाब मुझे देने दीजिए। 2024 में एक विधेयक आता है और वो विधेयक आने के बाद बिना मांगे जेपीसी दी जाती है। बहुत सारे बिल आते हैं, उसके पहले इन्होंने कहा कि हम जो है उसका सर्वे कराएंगे, लोगों से पूछेंगे कि उसकी जरूरत है कि नहीं है। लेकिन इस विधेयक को लाने के पहले बिना विपक्ष के मांगे जेपीसी गठित कर दी जाती है। बाकी बहुत सारे मुद्दे, अडानी का मुद्दा रहा है, नोटबंदी का मुद्दा रहा है, गलत जीएसटी का रहा है, राफेल का मुद्दा रहा है, विपक्ष चिल्लाता मर गया जेपीसी के लिए। जेपीसी नहीं बनी, ये बिना मांगे जेपीसी इसीलिए बनी क्योंकि ये खुद ही नहीं चाहते हैं कि ये विधेयक आए या पारित हो, क्योंकि
इसका उद्देश्य जो इन्होंने बताया है ममता जी, उद्देश्य मैं पढ़ देता हूं कि उद्देश्य ये विधेयक क्यों ला रहे हैं, ये जो बताए हैं जी कि वक्फ में व्यापक सुधार लाने के लिए, डिजिटलाइजेशन के लिए, ऑडिट के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को वापस लाने के लिए। अब बताइए मुझे, अभी जिस तरीके से इसके आधार पर हिंदू मुस्लिम किया जाता है, तो आप वक्फ की अवैध संपत्ति, जो कब्जेदार संपत्तियां हैं, उसको छुड़ाने के लिए विधेयक ला रहे हो और हिंदुओं को बरगला रहे हो। गजब की बात है। ट्रस्ट में, अब सुन लीजिए ममता जी, अयोध्या जैसे धाम में आप जाइएगा, लाखों एकड़ जमीन हमारी ट्रस्ट की कब्जे में है, लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है, उसकी बात क्यों नहीं करते आप? बहुत सारे हमारे ट्रस्ट हैं जिसकी जमीन लोगों ने कब्जा कर लिया है, वहां पर बहुत सारे जो है माफियों ने कब्जा कर लिया है, उस पर आप बात नहीं करोगे। आप 3 तलाक पर बात करते हो। ममता जी एक बात और, महिला की बात आ जाए, 3 तलाक पर आप बात करते हो, लेकिन इस देश में 1 करोड़ से अधिक महिलाएं ऐसी हैं जिनके पति ने बिना तलाक दिए छोड़ दिया है, उसके लिए आप सोचते नहीं हो। भाई ये कैसा आपका हिंदुत्व प्रेम है? संदीप जी एक बात बताइए मुझे, नहीं आपने अपनी बात रखी, अब मेरी एक बात बताइए मुझे। हाँ, ये कहते हुए कि बहुत सी और महिलाएं हैं जिनको न्याय नहीं मिल रहा, तो 3 तलाक गलत हो गया क्या? ये कहते हुए कि भाई बहुत सारी और संपत्ति है जिस पर अवैध कब्जा है, तो क्या वक्फ के द्वारा अवैध कब्जा सही हो गया? आप कहना क्या चाहते हैं? हम यहाँ बात कर रहे हैं, आप 100 गलत गिनाकर एक गलत को सही नहीं साबित कर सकते। बात मेरी आपसे, चलिए आप अब मेरे सवाल पे तो आ जाइए, मेरे सवाल पे तो आ जाइए। मैं आपके नहीं पहली बात आपने बात ही पलट दी ना। नहीं, मेरा एक सवाल, मेरा सवाल लीजिए पहले। आपने अपनी बात रखी संदीप जी, आपने अपनी बात रखी, अब एक सवाल तो मेरा भी ले लीजिए ना। बात पलटने की कोशिश की। जिस तरीके से हमने आज तमाम कानून के प्रावधानों को सामने रखते हुए बताया, उदाहरण देकर बताया कि कैसे इनका हनन हो रहा है, क्या आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते? आप इसको भी गलत ठहराना चाहेंगे? हाँ या ना? हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। नहीं, हाँ ना में जवाब नहीं होता, राजनीति में तो खास करके जी चलिए। अभी आपने, हाँ जी अभी आपने कहा कि आपको क्या लगता है कि जो हमने जो अपनी बात रखी अनुच्छेद का जिक्र करके, पहली बात तो अनुच्छेद का जिस तरीके से अभी आपने कहा, तो मैं ये कह दूं कि मैं कानून का विद्यार्थी हूं, सारे अनुच्छेद मुझे रटे हुए हैं, तो ये कहना आपको तो स्टोरी मिल गई होगी, आपने पढ़ दिया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो हैरानी है फिर, अगर आप कानून के जानकार हैं, उसके बाद तो आपके लिए तो बहुत चुटकी से समझने वाली बात है, फिर आप बच क्यों रहे हैं जवाब से? संदीप जी फिर तो ये बात स्पष्ट है ना कि अगर मौलिक और संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में तो आपको क्या, आप खड़े होंगे सुनने के लिए? जेपीसी अपनी रिपोर्ट रखेगी, संसद में बात होगी, जैसा जेपीसी में आप लोगों ने किया, क्या वैसा ही संसद में करेंगे? मेरी बात है, रिक्वेस्ट है कि आ जाने दीजिए। अभी आप वक्त के ऊपर बात कर रहे हैं, उस पे ही मैं केंद्रित रहता हूँ। बाकी तो हम भी वक्त की बात कर रहे हैं जिसपे सरकारें भागेगी। हाँ, वक्त की अगर आप बात कर रही हैं, 1954 में इसको रेगुलाइज किया गया, वैसे ही रेगुलाइज किया गया जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जमींदारी उन्मूलन हुआ। वो अंबेडकर जी के संविधान में नहीं था, लेकिन मोदी जी मनुवादी मानसिकता के विचारधारा के राजा के गुलाम आज भी चाहते हैं कि राजा की गुलामी जनता करती रहती। जमींदारी उसी तरीके से होनी चाहिए कि अगर उस समय अम्बेडकर जी ने नहीं लिखा था तो जमींदारी उन्मूलन नहीं होना चाहिए था। नहीं, 1954 में ये एक्ट आ गया, ठीक है। 1995 में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस को इतने सारे इसमें प्रावधान जोड़ने पड़ गए जिससे उनको बहुत ज्यादा ऐसी शक्तियां हासिल हो गई जिन पर आज सवाल उठ रहा है? नहीं, बताइए कौन सी शक्तियां अगर हासिल हो गई? तो अटल बिहारी वाजपेयी बिना किसी की जवाबदेही के वो कब्जा कर सकते हैं किसी का। नहीं, किसने कहा कब्जा कर सकते? संदीप जी, जो प्रावधान है वक्फ के, उनको हमने आपके सामने रखा, उन्हीं पर सवाल उठ रहा है, उन्हीं के चलते। अगर ऐसा होता, मेरे को लगता है ये चर्चा आपके साथ आप सुनना नहीं चाहते हमारी बात। चलिए नहीं, आप गलत बात कर रही हैं। बाबरी नहीं, आपके पास सामने एक स्पष्ट बात यही है कि जो जैसे काम कर रहा है वक्फ, आज भी अगर आप उसको सही ठहराने में लगे हैं तो सवाल आप लोगों पे भी उठते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ राजीव पांडे जी भी जुड़े हुए हैं, भाजपा के प्रवक्ता। संदीप जी आपने अपनी बात रखी, आइए एक बार संदीप जी से, राजीव पांडे जी से बात कर लेते हैं। राजीव जी, यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कांग्रेस के रुख को देखकर ही ये तमाम विपक्षी पार्टियों का भी रुख ऐसा सा ही लगता है, लेकिन जब अब इस पर चर्चा शुरू होगी, जेपीसी की रिपोर्ट पेश की जाएगी, तो कुछ सकारात्मक रवैया विपक्ष की ओर से आएगा, कम से कम संदीप जी की बात को सुनकर लग नहीं रहा। नमस्कार ममता जी, आपने जो अपना विषय रखा और उसके बाद जो
त्रिवेदी जी ने कहा, ये विषय प्योरली लीगल विषय है, इसमें राजनीति की कोई जगह है नहीं। और इसमें जो सबसे दो बड़ी बातें हैं जो आपने अपने कमेंट्स में भी कहा, और जो सबसे बड़ी बात है कि सरकार क्या कह रही है कि जितने भी वक्फ की संपत्ति है उसको कलेक्टर के यहाँ रजिस्टर कराएं, और जो नॉमिनेशन का पावर जो यहाँ इलेक्शन करके जिस तरीके से होता है, नॉमिनेशन का पावर गवर्नमेंट के पास है। ये दो छोटी बातें हैं। अब ये क्यों भाग रहे हैं इससे? क्योंकि इनको कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियों की एक बड़ी प्रॉब्लम, उनको लगता है कि हम इस तरीके के मुद्दे पर विरोध करेंगे तो उससे हमको मुस्लिमों का वोट मिल जाएगा। यही कारण था, मैं आपको बताऊं कि आर्टिकल 370 में 1964 पे बहस जब हुआ था तो सारी पार्टियां साथ में थी कि आज आर्टिकल 370 को फेंक दिया जाए। बाद में इनको लगा नहीं, आर्टिकल 370 के खिलाफ बात करेंगे तो मुसलमान आज भी वक्त को लेकर के इनके दिमाग में यही बात है। लेकिन बात यह है कि मुसलमान समुदाय से सैकड़ों रिप्रेजेंटेशन आए हैं कि जिस प्रकार का भ्रष्टाचार है, अगर आप ये संशोधन लागू करेंगे तो वो भ्रष्टाचार चला। अभी देखिए, मैं आपको अभी आपने जो कानूनी प्रावधान और इसकी बात की, देखिए ये इतना बड़ा विषय है कि अमेंडमेंट हो गया। राजीव जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब आ रही है, मैं आपके पास वापस आऊंगी। उससे पहले मैं एक बार विजय त्रिवेदी जी के पास जाना चाहूंगी। विजय जी, ममता जी 10 सेकंड के सवाल है, मैं आऊंगी आपके पास वापस। एक बार मैं विजय जी से, राजू से एक सवाल है, राजीव जी से पूछिए। हम उन्हें वापस लेंगे, थोड़ा उनका ऑडियो करेक्ट करवा लें, फिर हम उनके पास वापस आएंगे, इसलिए आप थोड़े से पेशेंस रखिए। जी जी जी, विजय जी, क्या ये महत्वपूर्ण है इस बार कि जब हम वक्त पर बात करें तो हम इसको जन कल्याण, समाज कल्याण जैसे नजरिए से देखें, धर्म के ही नजरिए से हर चीज को देखना क्या जरूरी है? जिस तरीके का व्यवहार विपक्षी दलों की तरफ से आ रहा है वक्फ को लेकर, जेपीसी का उदाहरण हमारे सामने है, क्या ये जरूरी है कि हम इसको देश के वासियों के कल्याण के नजरिए से देखें? क्योंकि बहुत से ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिनके जवाब तो लेने ही होंगे ना। ममता जी, एक बात मैं समझना चाहता हूं संदीप जी से भी कि क्या ये जो वक्फ का मसला है वो मजहब का, धर्म का मसला है या जमीन का मसला है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है? और क्या संदीप जी को समझ आती है बात कि ये अमीर और गरीब मुसलमानों के बीच की लड़ाई है? वक्फ बोर्ड का पूरा आप यदि उसको देखेंगे, उसका गठन, यहाँ पर जो लोग वक्फ बोर्ड में बैठे हुए वो सब वो लोग हैं जो अमीर लोग हैं जिनके पास प्रॉपर्टीज का कब्जा है। क्या वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं वो गरीब मुसलमान के, पसमानदा मुसलमान के काम आ रही है? ये सवाल है। क्या इस पर कोई काम हो रहा है? इस पर कोई नहीं हो रहा। और आपने संशोधन की बात की, त्रिपाठी जी ने बात की, मैं आपको बात विस्तार में नहीं कह रहा लेकिन छोटी बात कह रहा हूं। कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को जब 1954 से 64 में, 93 में, 2013 में जो जो काम किए हैं वक्फ बोर्ड में बदलाव, वो तब किए हैं जब कांग्रेस राजनीतिक संकट में थी। इस बात को समझिए, कांग्रेस को जब जब राजनीतिक संकट था उससे निपटने का एक तरीका उसने वक्फ बोर्ड को ताकत देने के लिए किया। यानी वो एक खास ग्रुप को, समुदाय को, लोगों जी, यानी तुष्टीकरण जिसकी बात भाजपा लगातार कर रही है। जी संदीप जी, तो इतिहास की और तथ्य की बात बता रहा हूं जी, इस पर चर्चा कर। और जेपीसी को लेकर इतना हंगामा 10 साल में हुआ कि जेपीसी बनाती नहीं है सरकार। जेपीसी बनाना अपराध हुआ, बिना मांगे बना दीजिए। बात ये बिना मांगे कि मांगने की नहीं है, बात ये कि क्या ये सही है। मांगने पर नहीं बनाया, बिना मांगे बनाया, इस बात की बजाय विजय जी ये तो वही बात हुई ना कि कोई ना कोई छोर तो पकड़ना ही है लेकिन मुद्दे पर नहीं आना है। विजय जी, जेपीसी में तो बहस होनी है ना, जेपीसी तो बनी बहस के लिए। तो वक्फ बोर्ड पर इतनी विस्तार से बहस का मौका था, यदि चाहती सरकार तो अभी तो बहुमत है उनके पास, वो बिल को पास करवा लेती, जैसे बहुत सारे बिलों पर चर्चा होते वक्त हुआ। विषय यही है कि वो चाहती नहीं कि पास हो जाए, वो चाहती है कि इसके चर्चा हो, वो राजनीतिक फायदा ले। देखिए मैं नहीं, आप चर्चा नहीं चाहते। एक मिनट, बड़े मजेदार बात, एक मिनट, विजय त्रिवेदी जी, संदीप जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। बिल कहाँ चला गया? जनसंख्या नियंत्रण बिल गायब हो गया ना सर। संदीप जी, बताइए, एक देश एक कानून कहाँ चला गया? ये क्या है कि एक समय समय पर लाते हैं। चलिए तो आरोप प्रत्यारोप वाली बात कर रहे हैं। चलिए राजीव जी के लाइन क्लियर हो गई, एक बार राजीव जी से जवाब पूरा ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगी। संदीप जी, राजीव जी से एक बार टिप्पणी ले लेते हैं। राजीव जी अपनी बात पूरी करिए आप। ममता जी, ऐसे सिंपल बात है, जो अमेंडमेंट पर बहस नहीं करना चाहती है कांग्रेस पार्टी, कि जो अमेंडमेंट लाया गया है वो हित में है कि नहीं है।
अभी आपके चैनल पे जिस प्रकार से व्यवहार है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का, वो हिंदू महिलाओं को बीच में ले आए। क्या इस डिबेट से, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से हिंदू महिला और मुस्लिम महिला का क्या लेना देना? आपने लीगल सवाल किया और वो अपने आप को वकील भी बता रहे हैं, तो उनको ये बताना चाहिए कि किस प्रकार से जो ये अमेंडमेंट है ये संविधान सम्मत है या नहीं है। 1954 में वक्फ एक्ट आया, उसको कांग्रेस पार्टी ने 1995 में, जो अभी त्रिवेदी जी कह रहे थे, जो सबसे बड़ी बात थी मैं बताता हूं, उस समय दो एक्ट आया, कांग्रेस की सरकार ने लाया। एक लाया प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, वो भी मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक के लिए लाया गया, और ये वक्फ अमेंडमेंट भी केवल वोट बैंक के लिए लाया गया। देश की जनता सब समझती है। और कांग्रेस का हाल, ममता जी आज ये इस परिस्थिति में पहुंची है क्योंकि उनके प्रवक्ता हुआ नेता जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हिंदू विरोध, हिंदू घृणा से वो चैनल पे आते हैं या जेपीसी में जाते हैं। मेरा यह कहना है, इसमें छोटी सी बात थी जो आपने डिबेट किया और आपने बताया, विजय जी बड़े सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने सवाल पूछा, हम उस पर जवाब देंगे। हमें ऐसा लगता है, उन्होंने सवाल तो उनसे पूछा था कि अगर इस अमेंडमेंट के बाद इन प्रॉपर्टीज जिसको कुछ लोगों ने अपने कंट्रोल में कर रखा है, इसका विकेंद्रीकरण होगा और देश के जो मुसलमान समाज में भी जो गरीब लोग हैं उनको फायदा होगा, ये हमको लग रहा है। और अगर इनको नहीं लग रहा है तो ये जेपीसी की बहस में बता देते ममता जी लास्ट टाइम, या तो ये जेपीसी की बहस में बता देते या ये पार्लियामेंट में बता दे। और मुझे एक लाइन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें क्या होगा, अमेंडमेंट लागू होगा, फिर इसको चैलेंज करेंगे ये लोग, फिर सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध, जैसे आर्टिकल 370 में हुआ और सारे एक्ट्स में हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट में इस सारी इसकी लीगलिटी टेस्ट हो जाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूं, जैसे प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की भी लीगलिटी सुप्रीम कोर्ट में टेस्ट होगी, अभी वो पेंडिंग है। धन्यवाद। संदीप जी, टाइम बहुत कम है मेरे पास, आप सिर्फ 30 सेकंड में अपनी बात करिए। देखिए, जिन आप वक्त की बात कर रही हैं, ठीक है, ये तो सरकार का एजेंडा है। हमारा एजेंडा जो है बेरोजगारी ये है, सरकार का एजेंडा नहीं है, ये जनता का एजेंडा है। ये जनता की ओर से शिकायतें आई हैं तो सरकार ने इसके ऊपर कदम उठाया है। आप हर चीज को राजनीतिक चश्मे से ही क्यों देख रहे हैं? ममता जी, अभी चलिए संदीप जी, मेरे को लगता है कि आप वक्त पे बात नहीं करना चाहते, लेकिन राजनीति के लिए भी मैदान नहीं है हमारा ये कार्यक्रम, लेकिन वक्त भी कम है। फिलहाल यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे मेहमानों का, क्योंकि जेपीसी के रिपोर्ट आने के बाद भी सब पे नजर रहेगी कि कौन क्या कहता है। लेकिन जेपीसी में जिस तरीके से बैठकों के दौरान कांग्रेस अपना रवैया दिखाया है और विपक्षी दलों ने भी दिखाया है, उसके बाद देखना होगा संसद में वक्फ संशोधन विधेयक क्या रुख लेता है। फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का।